अब हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्वथन प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की गणना करेंगे। क्वथन प्रक्रम यानी कि बॉइलिंग प्रोसेस। हम जानते हैं कि जब द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं बॉइलिंग। मतलब इतना ताप दिया जाए कि द्रव की अवस्था गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। मान लीजिए m द्रव्यमान का द्रव है और उसको Q ऊष्मा दी जा रही है, जिसके कारण वो भाप में परिवर्तित हो रहा है। तो इस निकाय को दी गई ऊष्मा डेल्टा Q बराबर होगी m इंटू L, जहाँ पर m तो उस द्रव का द्रव्यमान है और L ये है क्वथन की गुप्त ऊष्मा। एक्चुअली ये गुप्त ऊष्मा होती क्या है? किसी पदार्थ को इतनी ऊष्मा दी जाए कि उसके ताप में परिवर्तन किए बिना यदि उसकी अवस्था को परिवर्तित कर दिया जाए तो वो ऊष्मा कहलाती है गुप्त ऊष्मा। जैसे कि हम ठोस को द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं। एक उदाहरण के लिए बर्फ को पानी में बदला जा सकता है। जब बर्फ पानी में बदलता है तो जिस ताप में बर्फ पानी में बदलना शुरू होता है, उस ताप को हम कहते हैं गलनांक। मतलब जब ठोस द्रव में कन्वर्ट होता है तो उस ताप को हम कहते हैं गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। अब इस गलनांक पर हमको दोनों अवस्थाएं दिखती हैं। मतलब यहाँ पर जो गलनांक है उसमें ठोसी अवस्था भी रहेगा बर्फ का, और साथ साथ वो पिघलना शुरू हो रहा है तो द्रव अवस्था भी रहेगी। तो इस समय जो ऊष्मा हम दे रहे हैं, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं, वो कहलाती है गलनांक की गुप्त ऊष्मा। लेकिन जब हम द्रव को गैस में परिवर्तित करते हैं, यानी कि जब द्रव भाप में बदलना शुरू होगा, तो उस तापमान को हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक। इस समय जब द्रव को गैस में परिवर्तित किया जा रहा है तो दी गई ऊष्मा कहलाती है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। और इस प्रक्रिया में जो पदार्थ है उसका द्रव्यमान निश्चित रहता है। और इस प्रक्रिया में यदि दाब स्थिर है तो स्थिर दाब पर किया गया कार्य डेल्टा W बराबर दिया जाएगा P डेल्टा V, या फिर हम कह सकते हैं V2 माइनस V1, जहाँ पर V1 आरंभिक आयतन है और V2 अंतिम आयतन है। तो V2 माइनस V1 इस आयतन में परिवर्तन को दर्शा रहे हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के अनुसार डेल्टा Q बराबर होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा W। डेल्टा Q के स्थान पर हम लिखेंगे mL इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। डेल्टा W के स्थान पर हम लिखेंगे P V2 माइनस V1, या फिर लिख सकते हैं P डेल्टा V। इस समीकरण से हम आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की गणना कर सकते हैं। अब आगे हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को इस्तेमाल करके Cp और Cv में संबंध देखेंगे। Cp और Cv के बारे में चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। Cp यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि निश्चित दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा, और Cv का मतलब है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि निश्चित आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा। और सैद्धांतिक रूप से हमने ये भी जाना था कि Cp का मान Cv से अधिक होता है। अब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर सिद्ध करेंगे कि Cp का मान Cv से अधिक होता है। इसके लिए हम ऊष्मागतिकी का पहला नियम लेंगे, जिसमें कि हम लिखते हैं डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W। यदि 1 मोल के गैस को डेल्टा Q ऊष्मा दी जा रही है और उसके ताप में डेल्टा T वृद्धि होती है, अब गैस द्वारा किया गया कार्य डेल्टा W बराबर होगा P डेल्टा V। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम बनेगा डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। यदि अवस्था समीकरण को हम देखें जो कि 1 मोल ऑफ गैस के लिए ली जा रही है, तो PV इक्वल टू होता है RT। यदि डेल्टा Q ऊष्मा देने पर
आयतन में वृद्धि डेल्टा V है और ताप में वृद्धि डेल्टा T है। जब आयतन और ताप में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर दाब निश्चित होगा। तो इस समीकरण को लिखा जा सकता है P डेल्टा V बराबर R डेल्टा T। अब इस P डेल्टा V का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो हमें मिलेगा डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस R डेल्टा T। अब थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं। इस पूरे समीकरण को डेल्टा T से भाग देते हैं। डेल्टा T से भाग देने पर हमें मिलेगा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा U अपॉन डेल्टा T प्लस R। एक्चुअली ये जो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T है, ये नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा के बराबर है, और ये जो दूसरा पद है डेल्टा U अपॉन डेल्टा T, ये निश्चित आयतन में विशिष्ट ऊष्मा के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Cp बराबर Cv प्लस R, और यहाँ से हमको मिलेगा Cp माइनस Cv इक्वल टू R। और हम जानते हैं कि R तो सार्वत्रिक गैस नियतांक है और इसका मान सदैव ही धनात्मक होगा। इसका मतलब Cp का मान सदैव ही Cv से अधिक होगा। और ये जो समीकरण है Cp माइनस Cv बराबर R, इस समीकरण को हम मेयर सूत्र के नाम से भी जानते हैं। साथ ही ये जो मेयर का सूत्र है वो केमिस्ट्री के भी सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब नेक्स्ट है उत्क्रमणीय प्रक्रम यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस। ये उत्क्रमणीय प्रक्रम एक्चुअली ऐसा प्रक्रम है जो दोनों ही दिशाओं में संभव होता है। मतलब यदि एक निकाय विभिन्न अवस्थाओं को पार करते हुए आगे बढ़ती है तो उसके ऋणात्मक प्रभाव को लेकर उनको उन्हीं अवस्थाओं में वापस पीछे की ओर भी लिया जा सकता है, और इस पूरी प्रक्रिया में जो निकाय है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाता है। तो जनरली हम कंफ्यूज हो जाते हैं। साइक्लिक प्रोसेस और उत्क्रमणीय प्रोसेस दोनों में ही निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाता है, लेकिन साइक्लिक प्रोसेस में निकाय विभिन्न अवस्थाओं से होते हुए ही वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंचता है, जबकि उत्क्रमणीय प्रोसेस में वो जिन अवस्थाओं से होते हुए आगे बढ़ता है उसके ऋणात्मक प्रभाव को लेते हुए वो पीछे आते हुए उन्हीं अवस्थाओं से गुजरते हुए वो प्रारंभिक अवस्था में पहुंचता है। अब ये ऋणात्मक प्रभाव का क्या मतलब है? ऋणात्मक प्रभाव का मतलब विपरीत प्रभाव। यदि पहले प्रोसेस में जब आगे बढ़ रहा हो तो ऊष्मा निकाय को दी जा रही होगी, तो जब उसको रिवर्स करेंगे तो निकाय से ऊष्मा ली जा रही होगी। पहले प्रक्रिया में यदि गैस द्वारा कार्य हो रहा होगा तो उसको जब रिवर्स करेंगे तो गैस पर कार्य करवाया जाएगा। तो इस प्रकार ऋणात्मक प्रभाव के साथ ये प्रक्रिया दूसरी दिशा में भी या विपरीत दिशा में भी संभव होती है। उदाहरण के लिए हम एक सिलेंडर और पिस्टन का सिस्टम लेते हैं जिसके अंदर गैस भरी हुई है। इस गैस का प्रसार करना है और वापस इसको कंप्रेस करके पुनः उसी अवस्था में पहुंचाना है। इस प्रक्रिया में पिस्टन को जब खींचा जाएगा तो गैस का प्रसार होगा, और जब पिस्टन को दबाया जाएगा तो गैस का संपीड़न होगा। मतलब संपीड़न के पश्चात गैस वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाएगी। लेकिन इसको वापस इसकी आरंभिक अवस्था में पहुंचाने के लिए ऋणात्मक प्रभाव के साथ विपरीत दिशा में बढ़ना होगा। लेकिन ये जो सिस्टम है सिलेंडर और पिस्टन का, ये पूर्ण रूप से चालकीय होगा, तभी ये प्रक्रिया संभव हो पाएगी। जब इस गैस में प्रसार करवाया जाएगा यानी पिस्टन ऊपर की ओर उठेगा, तब इस निकाय को ऊष्मा दी जा रही होगी, जिसके कारण इस गैस में प्रसार हो रहा होगा और पिस्टन आगे की ओर बढ़ रहा होगा। लेकिन जब संपीड़न की स्थिति आएगी, इसका मतलब इस निकाय से ऊष्मा ली जा रही होगी और उस कंडीशन में गैस पर कार्य हो रहा होगा इस पिस्टन के द्वारा। इसके और उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं बर्फ का पानी में बदलना। जब बर्फ को ऊष्मा दी जाती है तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है, और वैसे ही जब पानी से ऊष्मा ली जाती है तो वो वापस बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब पहली प्रक्रिया में ऊष्मा दी गई
और दूसरी प्रक्रिया में ऊष्मा ली गई, जिसके कारण ये प्रक्रिया संभव हो पाई। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस का उदाहरण है। मान लीजिए कॉपर सल्फेट का विद्युत अपघटन कराया जा रहा है। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसमें विद्युत स्रोत से जोड़े जाने पर एक इलेक्ट्रोड एनोड की तरह कार्य करता है और दूसरा इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह। तो जब विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होगी कॉपर सल्फेट की, तो कॉपर सल्फेट 2 आयनों में टूट जाएगा। एक धनात्मक आयन यानी कि Cu2+ और दूसरा ऋणात्मक आयन यानी कि SO4 जो Cu2+ है वो किसकी ओर गति करेगा? कैथोड की ओर। और जो SO4 है वो गति करेगा एनोड की तरफ। लेकिन यदि धारा की दिशा को विपरीत कर दिया जाए तो ये कैथोड और एनोड वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रिया के इन सब उदाहरणों से ये स्पष्ट है कि इस प्रक्रिया की भी कुछ शर्तें होंगी। जैसे पहला उदाहरण हमने लिया था वो सिलेंडर और पिस्टन का, जिसमें गैस भरी हुई थी, जिसका प्रसार हो रहा था और संपीड़न हो रहा था। लेकिन ये प्रक्रिया तभी संभव है, यानी कि गैस अपनी आरंभिक अवस्था में प्रसार के बाद, संपीड़न के बाद तभी आएगा जब ये पूरी प्रक्रिया धीरे धीरे होगी। तभी तो इस प्रक्रिया में धीरे धीरे ऊष्मा का आदान प्रदान इस चालकीय बेलन का वातावरण के साथ होगा, जिसके कारण इस बेलन के अंदर का ताप नियत रहेगा और ये जो सिलेंडर के अंदर भरा हुआ गैस है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंच पाएगा। जब प्रक्रिया को धीरे धीरे संपन्न कराया जाता है तो निकाय ऊष्मागतिक संतुलन में होता है। मतलब वहाँ पर 3 प्रकार के संतुलन होता है। एक तो ऊष्मीय संतुलन, दूसरा यांत्रिक संतुलन और तीसरा रासायनिक संतुलन। यांत्रिक संतुलन में उस निकाय पर परिणामी बल 0 होता है। ऊष्मीय संतुलन मतलब पूरे प्रक्रिया में ताप नियत रहता है और रासायनिक संतुलन मतलब निकाय की रासायनिक संरचना वो नियत रहेगी, वो परिवर्तित नहीं होगी। साथ ही ये उत्क्रमणीय प्रोसेस तब संभव है जब इस पूरी प्रक्रिया में किसी प्रकार की भी ऊर्जा की हानि ना हो, जैसे कि घर्षण, प्रतिरोध या श्यानता से होने वाली हानि से ये निकाय पूर्ण रूप से मुक्त हो। मतलब जो हमने बेलन लिया है, पिस्टन लिया है, उनके बीच में घर्षण ना हो, इस गैस का अपना कोई प्रतिरोध ना हो, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि श्यानता से होने वाली ऊर्जा की हानि नहीं हो। इसलिए तो हम लोग जनरली इस प्रकार की प्रक्रिया में आदर्श गैस लेते हैं, जिनमें हम ये मानकर चलते हैं कि आदर्श गैस के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है वो तो 0 होता है, यानी कि श्यानता बल यहाँ पर भी 0 हो जाता है। अब इसी के जस्ट विपरीत है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, यानी कि इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब इसके विपरीत है कह रही हूँ, इसका मतलब ये है कि जिन अवस्थाओं से होकर निकाय आगे बढ़ा है उसके ऋणात्मक प्रभाव के बावजूद भी हम उस प्रक्रिया को विपरीत दिशा में संभव नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए यदि हम देखें लोहे में जंग लगना, जब बहुत देर तक लोहा पानी के और हवा के कांटेक्ट में आता है तो उसमें जंग लग जाता है। लेकिन जब हम इस प्रोसेस को उल्टा करना चाहें, इसके प्रभाव को विपरीत करते हुए, तो क्या जंग लगा हुआ लोहा वापस लोहे में परिवर्तित हो सकता है? वैसे ही लकड़ी का जलना, जब हम लकड़ी को जलाते हैं यानी कि ऊष्मा दे रहे हैं, उस कंडीशन में लकड़ी चेंज होकर बन जाती है कोयला या तो फिर राख। तो जब हम इस कोयले या राख में से ऊष्मा लें तो क्या ये वापस लकड़ी में बदलता है? वैसे ही कच्चा अनाज, जब इसको हम ऊष्मा देते हैं तो ये पक जाता है, भोजन बन जाता है। तो क्या जब इसमें से ऊष्मा ली जाए तो ये वापस कच्चे अनाज में परिवर्तित होगा? यदि हम अपने आप को ही देखें, हम छोटे से थे, अब धीरे धीरे बहुत सारे अवस्थाओं से होकर बड़े हो गए, तो क्या उन्हीं अवस्थाओं को वापस रिपीट करके हम छोटे से बच्चे बन सकते हैं? नहीं ना। तो कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जो कि विपरीत दिशा में संभव नहीं होती हैं।
और इन्हें ही हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। ऊष्मागतिकी के सिद्धांत को अप्लाई करके ऊष्मा इंजन का निर्माण किया गया। एक्चुअली ऊष्मा इंजन एक ऐसी युक्ति है जो ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करती है। अब इस युक्ति में विभिन्न भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले इसमें तो होता है एक ऊष्मा का स्रोत, जिससे कि ऊष्मा ली जाती है। पर यह स्रोत एक ऐसा निकाय होता है जो उच्च ताप में होता है, और इससे कितनी भी ऊष्मा ली जाए इसका ताप नियत ही रहेगा। ऊष्मा स्रोत के ताप को हम नियत T1 मानते हैं, और ये कितनी भी ऊष्मा देगा इसका ताप T1 ही रहेगा। दूसरा होता है ऊष्मा सिंक यानी कि हीट सिंक। ये एक ऐसा निकाय होता है जो निम्न ताप पर होता है। निम्न ताप पर होता है यानी कि ये ऊष्मा को अवशोषित करता है। ऊष्मा को अवशोषित करने के बाद भी इसका ताप नियत ही बना रहेगा, ये निम्न ही रहेगा जितना हम पहले लेकर चल रहे थे। अब इस ऊष्मा इंजन में कार्यकारी पदार्थ क्या होगा? हम ऊष्मागतिकी के नियम को विभिन्न प्रक्रम में जब अप्लाई कर रहे थे तब हमने देखा था कि चक्रीय प्रक्रिया में दी गई ऊष्मा की मात्रा पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित हो सकती है, क्योंकि इस प्रक्रिया में आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है। यानी कि हम यूँ कहें, जो कार्यकारी पदार्थ है वो अपनी पूर्ण अवस्था में वापस ही आ जाता है। इसका मतलब ये है कि इस ऊष्मा इंजन में ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित करने के लिए जो इसके अंदर कार्यकारी पदार्थ है वो चक्रीय प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। तो ये कार्यकारी पदार्थ ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा लेता है और उसको कार्य में परिवर्तित करता है। पूर्ण रूप से ये प्रक्रिया चक्रीय होती है, जिससे कि कार्यकारी पदार्थ वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है और कुछ बची हुई ऊष्मा इस कार्यकारी पदार्थ के द्वारा सिंक को दे दी जाती है। यदि इसको हम चित्र अनुसार समझें, माना कि ये ऊष्मा का स्रोत है जो कि एक निश्चित ताप पर है T1, ये उच्च ताप है। ये है ऊष्मा का सिंक, ये भी एक निश्चित ताप पर है T2, इसका ताप निम्न है। अब इन दोनों के बीच में काम करेगा कार्यकारी पदार्थ, वो भी चक्रीय रूप से। तो ये जो कार्यकारी पदार्थ है इस ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा को अवशोषित करेगा। माना कि Q1 ऊष्मा दी जा रही है। मान लीजिए इस कार्यकारी पदार्थ ने Q1 ऊष्मा लेने के पश्चात W कार्य किया और जो ऊष्मा बची थी उसने इसे सिंक को दे दिया। माना कि ये दी गई ऊष्मा Q2 है। इस कंडीशन में ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार Q1 ऊष्मा बराबर W प्लस Q2 होगी। और यहाँ से हम देखें कि इस कार्यकारी पदार्थ ने कितना कार्य किया, तो W बराबर होगा Q1 माइनस Q2। और इस ऊष्मा इंजन की दक्षता हम ज्ञात करें तो किसी भी ऊष्मा इंजन की दक्षता उसके द्वारा किए गए उपयोगी कार्य और उसको दी गई ऊष्मा ऊर्जा का अनुपात होती है, जिसको हम ईटा से दर्शाते हैं। तो ईटा बराबर होगी उपयोगी कार्य अपॉन दी गई ऊष्मा। तो ईटा बराबर हो जाएगा W अपॉन Q1। और ये जो कार्यकारी पदार्थ द्वारा किया गया कार्य है W, ये बराबर है Q1 माइनस Q2 के। तो हम लिखेंगे ईटा बराबर Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। और यहाँ से हम लिखेंगे ईटा बराबर 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। और इस समीकरण को हम देखें तो इससे स्पष्ट है कि किसी भी ऊष्मा इंजन की दक्षता 1 के बराबर नहीं हो सकती। यानी कि उसको हम परसेंटेज में निकालें तो वो हमेशा 100% से कम ही होगी।
ये ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% कब होगी? जब सिंक को दी गई ऊष्मा 0 हो। उस कंडीशन में ईटा बराबर 1 होगा और ये दक्षता 100% हो सकती है। उस कंडीशन में दक्षता बराबर 1 होगी यानी कि 100%।